कि अक्सर आपने देखा होगा कि पत्नियां जब क्रिमिनल कंप्लेंट्स लिखती हैं 498 की, तो उस समय पर वो बढ़ा चढ़ा करके बातों को लिखती हैं। वो एलिगेशंस लिखते हुए कॉन्कॉक्टेड स्टोरी यानी कि अपनी मनगढ़ंत स्टोरीज को लिखती हैं। आप सभी अक्सर ये कहते रहते हैं कि बहुत सारे मामलों में 498 ए आईपीसी की धारा का बहुत बुरी तरह से दुरुपयोग किया जाता है। जब पत्नियां 498 ए की धारा में कोई भी कंप्लेंट दर्ज करती हैं तो वो उत्पीड़न और यातना यानी कि टॉर्चर और हैरेसमेंट की बातों को कंप्लेंट्स में लिख दिया करती हैं, जो कि कई बार ऐसा महसूस होता है या कई बार ऐसा देखने में आता है कि वो किसी भी हालत में साबित भी नहीं हो सकती। आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। ठीक इसी तरह का एक केस कलकत्ता हाई कोर्ट में पहुंचता है और जस्टिस साहब कहते हैं कि ये 498 ए की धारा के प्रोविज़न को समाज में से दहेज की बुराई को खत्म करने के लिए सम्मिलित किया गया था, लेकिन अब इसका दुरुपयोग पत्नियां करके नया कानूनी आतंकवाद फैला रही हैं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। आगे चलने से पहले सबसे पहले तो हम आपको केस का टाइटल बताना चाहेंगे और इस केस का टाइटल है स्वपन कुमार दास वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अनदर। और इस केस में 21 अगस्त 2023 को यानी कि मात्र एक हफ्ते पहले ही इसमें बहुत अच्छा डिसीजन आया है। आइए समझते हैं कि आखिरकार इस केस में हुआ क्या। एक जोड़ा बैनाश्री और दवाईपयन दास, इन दोनों की शादी होती है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत 27/10/2016 को। 13/10/2016 में ये पत्नी अपने पति के खिलाफ एक रिटन कंप्लेंट दायर करती हैं और वो ये कहती हैं कि शादी के बाद से ही इनके पति ने इनके साथ फिजिकल और मेंटल टॉर्चर किया था और 13/10/2017 को इनको बहुत बुरी तरह से फिजिकली असॉल्ट किया गया और इनको जान से मारने की कोशिश भी की गई। और इनकी इस कंप्लेंट के ऊपर 498 ए 307 की एफआईआर एक दर्ज हो जाती है। अब इस एफआईआर के दर्ज होने के बाद इसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और उसके बाद फिर इसमें सेटलमेंट की बातें शुरू हो जाती हैं और सेटलमेंट टॉक्स के बाद ये पत्नी 26/10/2017 को अपने घर में वापस चली जाती हैं और अपने पति के साथ रहना शुरू कर देती हैं। लेकिन कुछ ही समय बाद यानी कि मात्र 2 महीने के बाद 14/12/2017 को ये पत्नी फिर दोबारा से एक क्रिमिनल कंप्लेंट रिटन लॉन्च करती हैं और उस कंप्लेंट में ये फिर से कहती हैं कि इनके साथ फिजिकल और मेंटल टॉर्चर हो रहा है, लेकिन अब ये कहती हैं कि इनके पति के द्वारा भी और इनके इन लॉज के द्वारा भी हो रहा है। खैर आखिरकार एक और एफआईआर दर्ज कर ली जाती है 498 ए 506(2) और 406 आईपीसी के अंतर्गत। अब यहाँ पर एक पहली एफआईआर जिसमें सिर्फ पति एक्यूज है और एक दूसरी एफआईआर जिसमें पति और उसके माताजी और पिताजी दोनों लोग एक्यूज हैं। 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज हो जाती हैं और इन दोनों की एफआईआर्स को ही दर्ज करने के लिए 2 एप्लीकेशन 482 सीआरपीसी के अंतर्गत फाइल की जाती हैं कलकत्ता हाई कोर्ट में इस क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को क्वैश करने के लिए और इन दोनों एफआईआर को खत्म करने के लिए। यहाँ पर पिटीशनर यानी कि जो ये पति महोदय और इसके पति के जो माताजी और पिताजी हैं, इनकी जो 482 सीआरपीसी के तहत जो एक एप्लीकेशन फाइल है क्वैशिंग ऑफ एफआईआर के लिए, यहाँ पिटीशनर के एडवोकेट साहब कहते हैं कि इस पत्नी ने इस एफआईआर के अंदर अगर एलिगेशंस देखें तो वो सिर्फ हैरेसिव नेचर के हैं,
जितने भी एलिगेशन इस पत्नी ने लगाए हैं वो सारे फ्रिवलस हैं। सारी की सारी जो स्टोरी है वो कॉन्कॉक्टेड नजर आ रही है। ये पत्नी शुरू से ही अपने इन लॉज के साथ नहीं रहना चाहती थी। तो जो पहली एफआईआर हुई है उस समय पर भी और जो दूसरी एफआईआर हुई है उस समय पर भी इसने अलग रहना शुरू कर दिया था। यानी कि ये पति और पत्नी ही सिर्फ एक साथ रह रहे थे, बाकी जो इन लॉज हैं वो अलग रह रहे थे। लेकिन ये पत्नी फिर भी इन एफआईआर्स के अंदर जितने भी एलिगेशंस फाइल करती हैं वो सारे बेसलेस होते हैं और बिल्कुल पटिशनर के एडवोकेट साहब कहते हैं कि ये क्रिमिनल लॉ का क्लियर मिसयूज नज़र आता है। खैर आखिरकार 2 अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस होती हैं और उसके बाद 2 अलग अलग चार्जशीट दायर कर दी जाती हैं कोर्ट में। पटिशनर यानी कि ये जो 482 सीआरपीसी के तहत ये क्वेश्चन के लिए आए हैं, यहाँ पर पटिशनर के एडवोकेट साहब कहते हैं कि अगर इस एफआईआर को अच्छी तरह से पढ़ा जाए तो इस एफआईआर को पूरा पढ़ने के बाद ऐसा कोई भी मटेरियल का इंग्रेडिएंट्स इसमें मौजूद नहीं होता जो कि 498A की परिभाषा को जस्टिफाई करता हो। और अगर इसमें ऐसे प्रोसीडिंग्स आगे चलती हैं तो पटिशनर्स बहुत बुरी तरह से हैरस होंगे और बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे। वहीं पर स्टेट के एडवोकेट साहब कहते हैं कि इन दोनों एफआईआर्स में इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की जा चुकी है, दोनों में अलग अलग चार्जशीट दायर की जा चुकी है, स्टेटमेंट ऑफ विटनेस दोनों केसेस में, दोनों एफआईआर्स में रिकॉर्डेड हो चुकी हैं। प्राइमा फेसिया मटेरियल यहाँ पर मौजूद था, तभी तो 498A की ये 2 अलग अलग एफआईआर बनती हैं और यहाँ पर चार्जशीट फाइल होती हैं। और चार्जशीट फाइल में भी ये कहते हैं कि सफिशिएंट मटेरियल है, तो इस स्टेज पर इस एफआईआर को क्वैश करना गलत होगा, ये कहते हैं स्टेट के एडवोकेट साहब। अब पटिशनर के एडवोकेट इसकी रिप्लाई में कहते हैं कि ये जितनी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स निचली कोर्ट में चल रही हैं या आगे चलेंगी वो सिर्फ और सिर्फ हैरेसमेंट है इन पटिशनर्स का। इन दोनों के बीच में यानी इस पति और पत्नी के बीच में डिवोर्स पिटीशन फाइल की गई थी इस पति के द्वारा और उसमें एक्स पार्टी डिवोर्स ऑलरेडी हो चुका है पति के फेवर में। और ये जो पत्नी है ये कभी भी अपने ससुराल पक्ष के साथ रहना ही नहीं चाहती थी। और जब उसको ये बात पता चली कि इसके पति ने एक तलाक का केस दायर किया था, एक्स पार्टी डिक्री उनके फेवर में हो चुकी है यानी कि इस पत्नी के अगेंस्ट हो चुकी है, तो अब उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस ससुराल पक्ष के लोगों को और पति को हैरस करना था। और ये सब बातें कहते हुए पटिशनर के एडवोकेट साहब ने प्रेयर की कि इस एफआईआर को और इस क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया जाए। और यहाँ पर इन सब बातों को करते हुए पटिशनर के एडवोकेट साहब ने बहुत सारे पुरानी रूलिंग्स का जिक्र किया। सबसे पहले उन्होंने जिक्र किया चंद्र लेखा एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान एंड अनदर। यहाँ पर भी ठीक इसी तरह की बात आई थी कि एलिगेशंस बहुत जनरल थे और एलिगेशंस क्योंकि जनरल थे तो इसीलिए एफआईआर को क्वैश करने का आदेश दे दिया गया था। इसके साथ साथ एक और केस का जिक्र किया पटिशनर के वकील साहब ने, आरिफ अली वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अनदर। यहाँ पर भी मेन क्रक्स ये कहता है कि कोई भी कोजेंट एविडेंस नहीं था और क्योंकि कोजेंट एविडेंस मौजूद नहीं था तो इससे प्रोसीडिंग्स को अलाउ नहीं किया जा सकता और ये सब कहते हुए एफआईआर को क्वैश करा दिया गया था। इसी तरह से रिकॉल इस्लाम एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, मंजूराम कनिका वर्सेस स्टेट ऑफ असम, टीटी एंटनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इतने सारे केसों का जिक्र करते हैं ये पटिशनर साहब के वकील साहब जो कि क्वैशिंग में पहुंचे हैं कलकत्ता हाई कोर्ट में 482 सीआरपीसी के तहत इन दोनों एफआईआर्स को क्वैश कराने के लिए और सभी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को क्वैश कराने के लिए। इसके साथ साथ ये एक सीडी को भी प्रोड्यूस करते हैं कोर्ट के अंदर और यहाँ पर वो ये कहते हैं कि ये एफआईआर होती है 13/10/17 को। इसमें एलिगेशंस बिल्कुल जनरल और वेग हैं। हस्बैंड और वाइफ शादी के शुरुआत से ही
अलग रह रहे थे। इन दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज होता है 26/10/2017 को और ये फिर से एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। ये लड़की अपने पति के साथ ही रही है। ये लड़की कभी भी अपने ससुराल पक्ष यानी कि ससुर और सास के साथ कभी भी नहीं रही है, हमेशा अपने पति के साथ अलग रही है। लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद यानी कि 2 महीने के बाद 14/12/2017 में ये फिर से रिटन कंप्लेंट कर देती है और फिर से फिजिकल और मेंटल टॉर्चर की यहाँ पर बात की जाती है। और ये सब देखने के बाद जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट कहते हैं कि अक्टूबर 2017 में जो एफआईआर लॉन्च की गई थी उसमें इन लॉज के अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट की बात नहीं कही गई थी। लेकिन दिसंबर 2017 में जो एफआईआर लॉन्च की गई है उसमें हस्बैंड के साथ साथ इन लॉज को भी लपेटा गया है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा 498A की परिभाषा को पढ़ने की ज़रूरत है। 498A की परिभाषा बहुत क्लियरली फिजिकल और मेंटल टॉर्चर की बात करती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी एलिगेशन साफ साफ नज़र नहीं आ रहा है। जितने भी एलिगेशंस लगाए हैं पत्नी की तरफ से वो जनरल और वेग हैं। इसके साथ साथ दोनों ही एफआईआर्स में प्राइमा फेसिया कोई भी स्पेसिफिक मटेरियल नज़र नहीं आ रहा है। शादी के बाद से ही ये दोनों के दोनों अलग रह रहे थे। अगर इन्होंने एक सीडी पेश भी की है कोर्ट में तो उस सीडी में ना तो कोई इंजरी पाई गई है, ना ही कोई मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है, यानी कि ना तो कोई मेडिकल एविडेंस है, ना किसी और तरह का कोई एविडेंस नज़र आ रहा है। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट इन दोनों के बीच में था, डिवोर्स इन दोनों के बीच में हो चुका है और एक तरफ बात चल रही है डिवोर्स की, तलाक की और दूसरी तरफ एक एफआईआर में बात हो रही है सिर्फ पति की और दूसरी एफआईआर में बात हो रही है पति के साथ साथ इन लॉज की। तो यहाँ पर जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा कि जो ये लेजिस्लेचर ने 498A को सम्मिलित किया था आईपीसी में, इसको सम्मिलित करने का एकमात्र कारण था समाज में दहेज की कुप्रथा यानी कि बुराई को खत्म करने के लिए इसको लागू किया था। लेकिन आज लड़कियां इसका मिसयूज कर रही हैं और ये मिसयूज करते करते इस हालत तक पहुंच गई हैं कि आज एक लीगल टेररिज्म सामने नजर आता है। लड़कियां सिर्फ और सिर्फ 498A की जितने भी कंप्लेंट्स हैं उसके अंदर बहुत सारे एलिगेशंस लिख देती हैं और इस तरह के एलिगेशंस लिखती हैं जो कि प्रूव किसी भी हालत में हो ही नहीं सकते, यानी कि कोई भी कोजेंट एविडेंस वहां पर अवेलेबल नहीं होता। यहाँ पर भी इस केस में भी ये बात कह रही है कोर्ट, जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट, कि यहाँ पर ना तो कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल है, ना ही मेडिकल एविडेंस यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर एक और बात कही गई थी, एक पड़ोसी को यहाँ पेश किया गया था और उस पड़ोसी ने ये बात कही कि उन्होंने इन दोनों को झगड़ा होते हुए बहुत बार सुना है, लेकिन उनकी इस झगड़ा होने की बात से ये बात कहीं पर भी क्लियर नहीं हो रही कि कौन एग्रेसिव हो रहा है और कौन एग्रीव्ड पार्टी है। और अंत में आते आते जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि इस क्रिमिनल कंप्लेंट में प्राइमा फेसिया कोई भी ऑफेंस डिस्क्लोज नहीं हो रहा है और अगर इस केस में यानी कि ये दोनों के दोनों जो एफआईआर लॉन्च की गई हैं इस पत्नी के द्वारा, अगर इसमें प्रोसीडिंग्स आगे चलती हैं तो इससे सिर्फ और सिर्फ पर्सनल ग्रज ही फुलफिल होगी पत्नी की, क्योंकि वो ये चाहती है कि किसी तरह से हैरेस करे पति को भी और उसके अन्य परिवार के लोगों को भी, क्योंकि उन्होंने यानी कि इसके पति साहब ने इसके अगेंस्ट एक्स पार्टी डिवोर्स की डिक्री ले ली है। और ये सब बातें कहते हुए जस्टिस कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा कि इनहेरेंट पावर्स को इन्वोक करते हुए क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को क्वैश किया जाना चाहिए, वरना अगर ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आगे चलती हैं तो कोर्ट के प्रोसेस का ये क्लियर कट अब्यूज होगा। और ये सब बातें कहते हुए इस क्रिमिनल रिविजन्स को यानी कि इन दोनों क्रिमिनल रिविजन्स को अलाउ कर दिया और दोनों एफआईआर को क्वैश कर दिया गया।
मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से ये बात भली भांति पता चल गई होगी कि अक्सर आपने देखा होगा कि पत्नियां जब क्रिमिनल कंप्लेंट्स लिखती हैं 498A की, तो उस समय पर वो बढ़ा चढ़ा करके बातों को लिखती हैं। वो एलिगेशंस लिखते हुए कॉन्कॉक्टेड स्टोरी यानी कि अपने मनगढ़ंत स्टोरीज को लिखती हैं। इतना ज़्यादा स्तर उसका मेंटल और फिजिकल टॉर्चर का दिखाती हैं कि जिसका असल में ना तो कोई मेडिकल एविडेंस मौजूद होता है और ना ही कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद होता है, और वो कहीं पर भी किसी भी स्तर पर नहीं नजर आती कि वो किसी भी तरह से प्रूव हो सकती हैं। और जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी बहुत क्लियरली ये बात कही थी कि सिर्फ लिख देने भर से 498A की कंप्लेंट या FIR आगे नहीं चला करती, बल्कि अगर आप उसको नहीं साबित कर पाई तो आपका केस वहीं पर भरभरा करके गिर सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।